हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, अब तक हम लोगों ने ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन जी के बारे में। ठीक है, जी के कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे कि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। अब हम उन इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे जी के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम अ हाइट ड्रॉप किया जाता है तब जी में क्या वेरिएशंस होते हैं, और जब किसी बॉडी को फ्रॉम द सरफेस ऊपर फेंका जाता है तब जी में क्या वेरिएशन होता है। ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आज से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर लेके जाते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। और फिर आखिरी टॉपिक हमारा रहेगा स्मॉल जी वर्सेस कैपिटल जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और आप लोग मुझे देख रहे हैं साइंस जेनिक यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जिस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, या फिर बोल सकते हो अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग, सॉरी ये भूल गया हम, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अंडर ग्रेविटी। देख लें ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। मोशन ऑफ बॉडी मूविंग, क्या टॉपिक की गलत हो जाएगा नहीं। मोशन ऑफ बॉडी मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप लोगों ने मोशन में, ठीक है, 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे। वो क्या क्या था, चलिए रिपीट कीजिए। v = u + at पढ़ा था। फिर सेकंड क्या पढ़ा था आप लोगों ने, s = ut + ½ at² पढ़ा था। और फिर क्या पढ़ा था, v² = u² + 2as। ये आप लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को याद होगा अच्छे से। आप लोगों को ये भी पता होगा दैट एट टाइम t = 0 कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है, इसका मतलब क्या, वो अपने ओरिजिन पे मौजूद है। ठीक है, अब वो ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, अर्थ के सरफेस पे हो सकता है। हम जहाँ से टाइम अपना चालू करते हैं, मेज़र करते हैं, वहाँ पे हम उसको ओरिजिन लेते हैं। जहाँ पे t = 0 होगा वहाँ पे हम लोग ओरिजिन लेंगे। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है हमारा, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड। पहला है कि जब हम g को पॉजिटिव लेते हैं और g को नेगेटिव लेते हैं, तो हम g को पॉजिटिव और g को नेगेटिव कब लेते हैं वो देखते हैं। पहला कंडीशन a = +g, ये कब होगा। और दूसरा कंडीशन a = -g, ये कब होगा। 2 कंडीशन हमें पढ़ने हैं। a = +g कब होगा, व्हेन, या फिर ऐसे लिखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन।
इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक, जब कोई भी चीज़, एक मिनट, चलिए अब साउंड कम आ रहा होगा बैकग्राउंड में। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही है, उस पर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे। सपोज करो ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारी कोई बिल्डिंग है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को आज समझ के जाएंगे, ठीक है। और उसके बिल्डिंग के छत के ऊपर राम श्याम मोनू सोनू कोई भी खड़ा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ से एक बॉल को, ये कोई एक बॉल है, इसने इस बॉल को ड्रॉप किया नीचे की तरफ। ये बॉल h हाइट ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने टाइम को 0 माना। इसका मतलब कि बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड होगा वो 0 होगा। अब हमें पता है फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट से कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल हम छोड़ते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब कोई भी बैरियर ना हो, सिर्फ वो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में नीचे आए, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, और जो कि बढ़ती जाती है, ठीक है। जी की वैल्यू नहीं बढ़ती, बॉल की स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार, अगर बॉल की स्पीड बढ़ेगी मतलब कि हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। बात बताओ, u हमारा 0 से किसी v वैल्यू पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना। मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ गेन हुआ, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे वो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम इसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तब क्या होगा, t टाइम पे 0 पे इसके पास अपनी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी u रहने वाली है यार, क्योंकि हम नीचे से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। नीचे रेस्ट पे नहीं, हम वहां से इनको फेंका तो हमने किसी स्पीड से फेंका उसको, ठीक है। और ऊपर जाते जाते यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जाहिर सी बात है यार 0 हो ही जानी है, क्योंकि वो बॉल रुकेगी ही रुकेगी। क्यों? रिटार्डेशन हो रहा है। क्यों रिटार्डेशन हो रहा है? जब आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो बॉल नीचे क्यों आती है, ठीक है, कुछ समय बाद वो बॉल नीचे क्यों आती है? क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से बॉल नीचे की तरफ आ रही है। मतलब कि जी की जो वैल्यू है वहां पे वो ऊपर जाने के वक्त निगेटिव हो जाती है और नीचे आने के वक्त पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो -g होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। कंडीशन 1 कहो, केस 1 कहो, कुछ भी कहो। When the motion of the object is in downward direction, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा +g होगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी होगा वो क्या बन के आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हमारा क्या बन के आएगा, u, a की जगह बस हमें g कर देना है और कुछ नहीं। v = u + at होता तो v = u + gt हो गया। सेकंड क्या बन जाएगा हमारा, s = ut + ½ gt², ये बन जाएगा। और तीसरा क्या बन जाएगा हमारा, v² =
यू स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है, तो कंडीशन 1 में ये हमारे सारे इक्वेशन बन के आएंगे। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गई ना पूरी तरीके से? चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूँ। चलिए इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या बोला है। एक बॉडी है जिसको रिलीज किया जा रहा है, रेस्ट से किसी एक पर्टिकुलर हाइट से। ठीक है, तो हमें पता करना है कि उसकी स्पीड क्या होगी। तीन कंडीशन। फर्स्ट, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, बी टी इक्वल टू 2 सेकेंड और सी टी इक्वल टू 3 सेकेंड। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। चलिए 1 2 3 4 5, वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन ट्राई किया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कोई एक बॉल है, सपोज करते हैं ये हमारी बॉल है, इसको हम एक हाइट से नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है O, इस बॉल को हमने ड्रॉप किया, ये बॉल इस जगह पे आया, ये हमारा पॉइंट है A, फिर ये पहुंचा पॉइंट नंबर B और फिर ये पहुंचा पॉइंट नंबर C पे। यहाँ पे हमारा t इक्वल टू 0 है और क्या बोला है, फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इतनी बात समझ में आ गई ना। फिर बोला कि वो पहले सेकंड पे बॉल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, हमने ये सपोज किया कि चलो ठीक है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 पे मतलब पहले सेकंड पे बॉल यहाँ आ गई। यहाँ पे हमें वेलोसिटी बतानी है, t इक्वल टू 2 टाइम पे मतलब 2 सेकंड पे बॉल यहाँ पहुँच गई। यहाँ पे भी हमें वेलोसिटी बतानी है और t इक्वल टू 3 सेकंड पे हमें यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें टाइम गिवन है और हमें ये गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। तो हमें कौन सा इक्वेशन पता है कि जिसको लगा दिया जाए तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाए। या पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, और g की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी, प्लस का 9.8। क्यों? क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, बॉल नीचे आ रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डाउनवर्ड है। तो हमें v पता करना है। फर्स्ट के लिए पता करते हैं, जब हमारा टाइम कितना होगा 1 सेकेंड होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये हो जाएगा 9.8 इंटू 1, मतलब कि पहले सेकेंड में वो 9.8 मीटर की दूरी को ट्रैवल करेगा। सेकेंड देखते हैं क्या होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये तो पहले से ही 0 हो गया, ये हो जाएगा 9.8 इंटू टी मतलब कि 2, 8 टू 16, 0.2, 9 टू 18, 119।
19.6 मीटर की दूरी को वो ट्रैवल करेगा। तीसरा देखते हैं, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 9.8 इंटू 3, 8 3 24 को 4 हासिल 2, 9 3 27 28 से 29, 29.4 मीटर की दूरी वो ट्रैवल करेगा। मतलब पहले सेकंड में 9.8, दूसरे सेकंड में 19.6, तीसरे सेकंड में 29.4। देखो ये डिस्टेंस जो स्पीड है ये बढ़ती जा रही है। यार तुम आंसर से ही पता लगा सकते हो भाई साहब, ये सॉरी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये स्पीड जो है ये बढ़ती जा रही है, मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव आएगा, तब इसका मतलब क्या होगा, जी हमारा पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आ गई? चलिए इतना नोट कीजिए, इसको मिटा दें। मिटा दें, चलिए तो सॉल्यूशन मिटाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कुछ सिमिलर टाइप का ही है बट उसमें कुछ वेरिएशन है। इस बार हमें स्पीड नहीं पता करनी है, इस बार हमें पता करना है फाइंड द डिस्टेंस it falls through in फर्स्ट सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, हमें ये पता करना है। चलिए इतना पता कीजिए। यहाँ पे हमें सब कुछ सिमिलर है, फिगर भी मैंने आपके पहले से बना दिया है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता करना है कि वो कितना दूरी ट्रैवल करेगा पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में। चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए हम लगाते हैं, कौन सा इक्वेशन लगाया जाए जिससे हमें डिस्टेंस के बारे में पता चले। सेकेंड इक्वेशन ही तो हमें डिस्टेंस बताता है, क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यार यू टी तो जीरो हो जानी है, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब की तो जीरो है, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, और बाकी तो आप जानते ही हो। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे s इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। भाई साहब काट दो, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, 4.9 मीटर पहले सेकंड में चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पता करते हैं। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर 1/2 इंटू 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट कर दिया, 9.8 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो ये 16.1 19.6 मीटर। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे s इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे, इसको काटोगे तो 4.9 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो 3 3 9 का, तो 9 9 9 9 81, एक हासिल लग गया 8, और 9 चौक 36 8 44, 44.1 मीटर। ठीक है, 44.1 मीटर। चलिए तालियां आप अपने खुद के लिए शाबाशी दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे, होमवर्क दिया जाए। चलो आज आपके लिए 3 होमवर्क रहने वाले हैं, ठीक है, और मैं आपसे चाहूँगा, रिक्वेस्ट समझ लो यार, ठीक है, कि आप प्लीज़ मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें।
ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं, उससे पहले इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक पर्सन है, अ पर्सन टेक्स आउट अ कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट। भाई साहब ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसको ड्रॉप कर दिया, and drops it from a height of 1.6 मीटर, ठीक है। सो विद वॉट वेलोसिटी, आप स्पीड कह लो भाई साहब, ठीक है, विद वॉट स्पीड does it strikes the ground। ठीक है, चलिए आपको आंसर भी दे देते हैं। 4 इक्वेशन, पहला 5.6 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 9.8 मीटर पर सेकेंड, तीसरा 5 मीटर पर सेकेंड और चौथा 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताओगे, तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात कि जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जब हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हाइट सरफेस ऑफ द ग्राउंड से थ्रो करते हैं, तो उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी क्या बनता है। इसको इरेज कर दें, नोट कर लिया होगा अब तक आप लोगों ने। चलिए, कंडीशन 1 आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अपवर्ड, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन हम क्या करते हैं, इसमें a इक्वल टू माइनस जी लेते हैं और इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखने को तो लिख दिया माइनस का 9.8 मीटर, लेकिन जब आप लोग इक्वेशन में इस्तेमाल करोगे ना, मैं इक्वेशन को उस टाइप से सेट करके ही बताऊंगा, ठीक है, कि आपको माइनस रखो चाहे ना रखो यहाँ पे, ठीक है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, या तो मैं आपको सीधा वही इक्वेशन लिखवा दूं v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो आप उसमें माइनस जो g की वैल्यू आप माइनस में रखो तो आपका आंसर तब भी आएगा, या फिर मैं उस इक्वेशन को ही माइनस के टर्म में लिखवा दूं तब आपको सीधा g की वैल्यू प्लस में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो दोनों ही लिखवा देते हैं यार। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, देखो हम पहला कंडीशन ये मानते हैं कि हमने g को 9.8
8 ही रखना चाहा, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें यार माइनस वाइनस का लफड़ा ना करना पड़े, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम g की वैल्यू को माइनस का 9.8 ही रखें। तब जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, माइनस का gt माइनस का हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। तब ये इक्वेशन बनेगा। जब आप g की वैल्यू को यही रखना चाहते हो 9.8 ही, लेकिन अगर आप मान लो g की वैल्यू को ये लिखना चाहते हो कि नहीं यार मैं g की वैल्यू को माइनस का 9.8 लिखूंगा, ठीक है, आप ये लिखना चाहते हो, तब आपको एक पुराने वाले इक्वेशंस को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब जो बनेगा वही सिंपल बनेगा, b इक्वल टू यू प्लस जी टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। देखो आप इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस्तेमाल करना है तो g की वैल्यू को आप माइनस में रखो, ये इस्तेमाल करते हो तो g की वैल्यू को आप पॉजिटिव ही रखो, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखवा दी। अब चलो इस पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देते हैं। इतना नोट कर लीजिए। इसको मिटा दें। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो ठीक, चलिए क्वेश्चन राजा आइए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 4। क्या बोलता है, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड। देखो इसमें आपको स्पीड देगा ही वो, ठीक है, आपको वो इनिशियल वेलोसिटी दे के भेजेगा। फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर, पहला 1 सेकेंड, दूसरा 2 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद आपको स्पीड बतानी है और 2 सेकेंड के बाद आपको स्पीड बतानी है। चलिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है 2। चलिए काउंट डाउन करते हैं। 5 4 3 2 1 लेट्स बिगिन। तो इस बार हम नीचे चालू करते हैं, नीचे से। ये हमारी बॉडी है, हमने इस बॉडी को, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है 0 O, यहाँ से हमने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ पहुँचा, ये A और ये B। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे जो स्पीड थी भाई साहब की वो इतनी थी 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे भाई साहब की स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड थी। फिर हमसे पूछ लिया t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताइए भाई साहब की स्पीड कितनी है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भाई साहब की हमारी स्पीड कितनी है। ये भाई साहब बहन जी कोई भी हो, चलो हमें स्पीड बतानी है। तो हम क्या लगाएंगे, हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है।
हमें g की वैल्यू को माइनस में लेना है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमें अब फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अब फाइनल वेलोसिटी के लिए सबसे बढ़िया होता है इसके लिए v इक्वल टू यू, कौन सा इस्तेमाल करोगे, प्लस की माइनस, मैं माइनस इस्तेमाल करता हूँ, माइनस का gt, v इक्वल टू यू माइनस का gt, ये इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, चलो पहला एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे v u कितना है 19.6 माइनस 9.8, जब माइनस में ले लिया भाई साहब तो माइनस की वैल्यू छोड़ दो, बस इसको लिख दो ऐसे ही, और इंटू 1, तो माइनस करो 19.6 में से 9.8 माइनस करो, कितना आएगा 9.8 ही आएगा मीटर पर सेकेंड। और दूसरा क्या बोलता है भाई साहब कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे v इक्वल टू 19.6 माइनस 9.8 इंटू 2, ये हो गया 19.60। ओहो भाई साहब 2 सेकंड के बाद तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, आंसर आ रहा है। और मैंने प्रूफ भी कर दिया कि ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी घट रही है 19.6 9.8 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है तो उसमें रिटार्डेशन होता है, ठीक है, उसमें रिटार्डेशन होता है, और जी की वैल्यू वहाँ पे माइनस में हम लोग लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, डायरेक्शन वाइज की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो 9.8 ही रहेगा। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर अगला सवाल, मिटा दें, चलिए ये आप लोग खुद से ट्राई करो यार, कितना बताऊंगा आप लोगों को, कुछ खुद से भी किया करो। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी नंबर 5, एक बॉडी है जिसको थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स with a speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड, देखो क्या पूछ रहा है, दी हाइट द पार्टिकल राइजेस थ्रू इन, पहला 1 सेकेंड में और दूसरा दूसरे सेकेंड में कितना ऊपर गया। अब देखना जो आंसर आएगा ना, अगर मान लो आपको रिटार्डेशन वाला आंसर आपको थोड़ा सा गलत लग रहा है तो आप कैसे चेक कर सकते हो, इतना याद रखो, जो पहले डिस्टेंस चला होगा वो ज़्यादा होगा और जो अगले सेकंड में डिस्टेंस चला होगा वो पहले वाले से कम होगा, बस आपका आंसर अपने आप आता जाएगा। तो इसमें कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, हमें डिस्टेंस पता करना है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन हम लगाने जा रहे हैं, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर पहले वाले के लिए लगाते हैं, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, s u कितना है 29.4 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 29.4 माइनस 4.9, इतना ही आएगा ना 29.4 4.9, और ये आ जाएगा 24.5, ठीक है, इतना ही आएगा। चलिए दूसरा, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यस इक्वल टू 29.4 इंटू 2 माइनस 1/2
इंटू 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो गया, 4 2 8 माइनस 9 दूनी 18 1 19 9 दूनी 18 कैरी 1 2 4 5 58.8 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 2 18 19.6 माइनस कर दो, ये हो गया 16 मतलब कितना 18 2 और ये कितना आ गया 18 9 और ये कितना आ गया 4 3 39.2 मीटर। देखो ये कहाँ से हुआ, ये रहा इनिशियली, ये फिर यहाँ पहुँचा, फिर ये यहाँ पहुँचा। अब देखो पहले सेकंड में वो यहाँ पहुँच गया t=1 पे, तो उसने जो दूरी ट्रेवल की वो कितनी हुई 24.5 मीटर। फिर उसने 1 सेकंड और ट्रेवल किया, मतलब अब वो 2 सेकंड हो चुके हैं t=2 सेकंड पे, तो उसने ये पूरी दूरी को 2 सेकंड में ट्रेवल किया। तो जो हमें डिस्टेंस मिला है वो ये पूरी दूरी का है, कितना 39.2। ये O है, ये A है, ये B है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये OA का है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो OB का है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ लाइक नहीं हमें AB बताइए तो क्या होगा यार, OB में से OA माइनस कर दो भैया, OB है हमारा 39.2 अब माइनस कर देंगे हम 24.5 को, तो माइनस करके कितना आ जाएगा हमारे पास बबुआ 14.7 मीटर की दूरी वो ऊपर की तरफ गया है। चलिए पहले सेकंड में कितना ट्रैवल किया इसने, इतना, और अगले सेकंड में उसने इतनी दूरी को ट्रैवल किया 14.7 मीटर, और टोटल दूरी कितनी ट्रैवल की उसने 39.2 मीटर। चलिए इसको लिख लीजिए। सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही है ना, कोई छोटा या बड़ा तो नहीं है ना। चलिए अब आप लोगों के लिए एक गृह कार्य, होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। क्या पूछा है कि एक पार्टिकल है जिसको थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 39.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड दो चीज़ें, पहला द टाइम बाय विच इट मूव्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरा बताना है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। देखो क्वेश्चन ना समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ क्या पूछा है। एक स्पीड है 39.2 मीटर पर सेकंड से किसी आप पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, ठीक है। अब आपको वो समय बताना है जिस टाइम पे
वो बॉडी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कि जहाँ पे उसकी हाइट मैक्सिमम पहुँच चुकी है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, या फिर ये समझ लो मैक्सिमम हाइट पहुँचने में उसको कितना समय लगा, आपको पहला तो ये पता करना है और दूसरा पता करना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, कि मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा वो और उसमें पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको। चलिए, मार्कर शायद थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि स्मॉल जी विद हाइट। ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से कुछ ऊंचाई पे लेगा तब जी की वैल्यू में क्या चेंज होगा। देखें आपको, चलिए बिल्कुल क्लियर है। देखिए, ये टॉपिक आप लोगों के लेवल से ऊपर का है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। मे बी पहली बार में ना समझ में आए, बट इसको जब आप 2-3 बार रिपीट करके देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक और आता है कि जब हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं तब जी की वैल्यू में क्या चेंज होता है। तो उसको पढ़ाने के लिए यार आपको मुझे पूरा 11th का ग्रेविटेशन पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ़ायदा क्या, जो चीज़ें जहाँ की हैं उनको वहीं पढ़ा जाए वो अच्छा होता है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि आपके कंपटीशन फाउंडेशन या फिर किसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला पॉइंट फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, तो इसलिए मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए, सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये उसका रेडियस है RE। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस है RE, और इस अर्थ के सरफेस पे ही जस्ट हमारी कोई एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, मतलब कि मास और अर्थ के बीच का, अर्थ के सेंटर से बीच की इसकी दूरी कितनी है, RE है। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इनके बीच में, ये लगेगा ME M बटे RE का स्क्वायर, यही लगेगा ना। इसको इधर लिखते हैं, जगह थोड़ा सा और अमी में काम है, तो ये बनेगा G मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, m इंटू, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या है, g है। इतना हमें पता है। कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है और इतना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। ये है हमारा इक्वेशन नंबर पहला। एक और कंडीशन बनाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ से कुछ दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ से कुछ हाइट पे रखा हुआ है। कितनी हाइट पे रखा हुआ है, h हाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये सेंटर से ये दूरी हो गई हमारी RE। ठीक है, इस बार हमने उसको अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर रख दिया। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स, ये वाला इक्वेशन बनेगा। हम सीधा ये इक्वेशन लिखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो मान लिया फोर्स हमारा F डैश बनेगा, फिर F डैश की जगह हम इतना लिखेंगे। हम सीधा लिखते हैं कि उस कंडीशन में हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो G डैश हो जाएगी, और बाकी का फॉर्मूला हमारा सिमिलर होने वाला है, सिर्फ एक जगह पे, कि ये हम
सेपरेशन लेते हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ के बीच का सेपरेशन होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा RE प्लस H हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई? पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा F डैश की जगह हम mg डैश, क्योंकि यार मास तो चेंज होने वाला नहीं, चेंज क्या हो रहा है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम बॉडी को हाइट पे लेके गए हैं, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग, अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई फर्स्ट, क्या मिला, mg डैश डिवाइडेड बाई mg बराबर ये g me m अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन G me m अपॉन RE का होल स्क्वायर। m से m कटा, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट गई और RE का स्क्वायर ऊपर चला गया। अब देखो हमें मिला क्या, G डैश बटे G मिला क्या, RE का स्क्वायर बटे RE प्लस H का स्क्वायर, ये मिला। अब देखो जो इक्वेशन बन के आता है हमारा वो ये बनता है G अपॉन RE अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। पहला इक्वेशन तो ये बनता है भाई साहब, पहला इक्वेशन तो ये बन के आता है G डैश इज इक्वल टू G RE अपॉन RE प्लस H, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल किया जाए कि इन दोनों को RE से डिवाइड कर दें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? यार मान लो हम RE से इसको डिवाइड कर दें, RE से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में? पढ़ना तो चाहिए भाई साहब, लेकिन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू उतनी रहने वाली है, ठीक है। हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। या फिर आप लोग जब हाई स्टैंडर्ड में जाओगे तब ये कहा जाता है डिवाइड नहीं करके हम RE को नीचे लेके आ गए, ये कहा जाता है कि हमने RE को नीचे लेके आ गए हम। तो क्या बना, G डैश इज इक्वल टू G, ये हो गया 1 अपॉन RE बटे RE, 1 प्लस H बटे RE, इसका होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर तो भैया 1 ही हो जाएगा। तो ये बन गया G डैश इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H बटे RE का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा। सेम इक्वेशन को हम कई तरीके से आपको लिखना सिखा रहे हैं। ये भी इक्वेशन नंबर 3 है और ये भी इक्वेशन नंबर 3 है। बस हम इस इक्वेशन को आपको वैरायटी में लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो G डैश की वैल्यू है वह छोटी है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ G से। कैसे, इतना नोट कर लो तामझाम, फिर लिखवाता हूँ आपको कैसे। मिटा दें, चलो so as we move, उसके नीचे लिखेंगे आप लोग above the earth surface acceleration due to gravity
डिक्रीजेस। एग्जाम्पल, सपोज करो आप किसी एक बॉडी को h हाइट पर लेके गए और वो h हाइट रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर निकल गया, मतलब कितना 6400 किलोमीटर। आप इतने हाइट पे किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके गए, तब क्या होगा? तो जो वैल्यू आएगी जी डैश की वो हो जाएगी g अपॉन 1 प्लस एच आर ई के बराबर हो जाएगा आर ई बटे आर ई का स्क्वायर। ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज जी डैश बराबर जी 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि ओरिजिनल जी की वैल्यू का वो 1/4 हो जाएगा जी डैश की वैल्यू। बात समझ में आ गई ना? तो इसका मतलब जब हम कभी भी पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं अर्थ की सरफेस से ऊपर, तो जी की वैल्यू घटती है। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। फिर एक नई बात बताते हैं इस इक्वेशन की। जो हमारा इक्वेशन बन गया तो वो क्या था? जी डैश जी, और ये था हमारा अपॉन वाला लिखते हैं ना, 1 प्लस एच बटे आर ई का होल स्क्वायर। यार हर कंडीशन में तो ये पॉसिबल नहीं कि h की वैल्यू आर ई से बड़ी हो या फिर मतलब उसके डबल ट्रिपल हो। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जो h की वैल्यू होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर ऊपर रखा हुआ है, 100 मीटर ऊपर रखा हुआ है, 1000 मीटर ऊपर रखा हुआ है। यार चलो ज़्यादा कर लेते भाई साहब, 100 किलोमीटर ऊपर रखा हुआ है यार, लेकिन तब भी तो वो आर ई की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा छोटी है। मतलब कि आर ई के सामने ये वैल्यू तो निग्लेजिबल हो गई एक टाइप से। हम h की वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो बाइनोमियल थ्योरम आप 11th में पढ़ोगे शायद, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, या 11th मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, बट मैथमेटिकल इक्वेशन से एक और इक्वेशन निकल के आई कि अगर हम h की वैल्यू को निगलेक्ट करना चालू कर दें तब ये इक्वेशन कुछ ऐसा रूप ले लेती है, जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच बटे आर ई माइनस 2। ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ? हम इस वैल्यू को ऊपर लेके आ गए तो पावर माइनस में आ गई, ये वैल्यू ये बन जाती है जी 1 माइनस 2h बाई आर ई, स्क्वायर गायब हो जाता है। कैलकुलेशन में इजी। ठीक है यार, आपको 6400 से पहले इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, जो हाइट होगी उसको डिवाइड करोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, तो काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, बट इससे आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली उसके आसपास ही आएगी, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसके अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही आएगी। तो ये था हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन होते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। जी डैश इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर ई। मिटा दिया जाए। अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया। सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस। एक छोटा सा पॉइंट है फिर ख़त्म कर देते हैं। कैपिटल जी वर्सेस स्मॉल जी।
कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट और ये वेरिएबल। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, बस इतना ही बताना चाहता था कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में सिमिलरिटी नहीं होती है, अलग अलग बातें होती हैं जो कि मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू में भी डिफरेंट होती है, यूनिट में भी डिफरेंट होती है, और यार ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, कभी नहीं चेंज होता, बट ये प्लेस के साथ चेंज हो जाता है। अर्थ पे कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, मार्स पे कुछ और होगा, सन पे कुछ और होगा, किसी और प्लैनेट पे कुछ और होगा, ठीक है। यहाँ तक कि अर्थ पे इसकी वैल्यू 2 अलग अलग जगहों पे चेंज हो जाती है, इक्वेटर पे कुछ और है, पोल पे कुछ और होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्लास 11th में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 4th, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, सरप्राइज यार, काफ़ी स्पेशल टॉपिक है वो आप लोगों के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग मास और वेट को कंपेयर करेंगे। मास क्या होता है, वेट क्या होता है। अभी तो कुछ लोगों को लगता है कि यार मास और वेट एक ही बात है, नहीं, मास और वेट अलग अलग बातें होती हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।